टाइम में वो सरकार इस्तेमाल कर रही है कि किसी की मत सुनो, किसी के लिए मत बोलो। हम बोल रहे हैं बस वही सबको मानना है, जो हम कहना चाहते हैं वही सबको सुनना है। रास्ते में आ रही थी मैं यही सोच रही थी कि अब क्या बोलूं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नया नहीं है, वही सब ज़िंदगी चल रही है 3 साल से। खालिद को 3 साल हो गए हैं, अगले महीने फरवरी की 26 तारीख को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एक के बाद एक रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, बच्चों को लेके, घर को लेके। पर हमारी फ़ाइट उसी तरीके से चल रही है जैसी डे 1 पे थी। कुछ भी नहीं बदला, ज़रा बराबर भी चीज़ें नहीं बदली है हम लोगों की। एक कॉन्फ्रेंस से दूसरी कॉन्फ्रेंस, आज यहाँ आवाज़ उठानी है, आज वहाँ आवाज़ उठानी है, आज ये करना है, आज वो करना है। जैसे कि सरकार ने अपने कानों में रुई डाल ली हो और आँखों पे पट्टियाँ बांध ली हो। गांधी जी के 3 बंदर वाली कहानी लागू तो कहीं और होती थी, पर आज के टाइम में वो सरकार इस्तेमाल कर रही है कि किसी की मत सुनो, किसी के लिए मत बोलो और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो, कुछ मत देखो। जो हम बोल रहे हैं बस वही सबको मानना है, जो हम कहना चाहते हैं वही सबको सुनना है। अपनी चीज़ें थोपना चाहती है ये सरकार। जो लोग बोल रहे थे, जो लोग बोलना चाहते हैं, अभी जो ये हाल कर दिया है ना लोगों का, कि जिन लोगों को लगता है कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे, वो पहले अपने पीछे जो लोगों के साथ हशर हुआ है उनको देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सहम जाते हैं। खालिद जैसे और भी कई लोग हैं, उमर हैं, शर्जिल हैं, मिरान हैं। मैं ज़्यादा किसी को तो नहीं जानती, मैं दिल्ली दंगों में जितने भी लोग हैं, कोर्ट के आने जाने की वजह से अब उन सभी लोगों को जान गई हूँ। अतर है, गुलफिशा है, एक बहुत कम उम्र बच्ची है, वो अभी उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, शादाब हो गया, अतर है, तो उनकी अम्मी से, उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। उनके जब खालिद की अरेस्टिंग हुई थी तो 6 साल की थी मेरी बेटी, अभी 9 साल की हो गई है। अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं उसे, अब उसको पता चलता है कि उसके फादर नहीं हैं उसके पास में। बहुत सारी चीज़ों को मतलब वो ऐसा सोचने लगी है चीज़ों के बारे में। जेल जाना, मैं जेल जाती हूँ खालिद से मिलने के लिए, तो कभी कभी ज़िद करती है कि मुझे भी जाना है अब्बू से मिलने, पर मैं नहीं चाहती कि उनके दिमाग में जो इमेज पुलिस की या किसी की भी बनी हुई है, इसी वजह से मैं उनको कोर्ट भी लेके नहीं जाती। क्योंकि 1-2 बार मैं लेके भी गई थी कोर्ट, तो वो पुलिस वालों को जिस तरीके का रवैया होता है ना, वो बड़ों के साथ तो जैसा होता है वैसा होता है, ये बच्चों के साथ भी सेम रहता है। अगर वो बच्चे अपने अब्बू को टच भी करना चाहते हैं तो हाथ झड़क देते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चों को उसके बाप के लिए कोई ख़तरा नहीं है एक दूसरे से, पर फिर भी वो उनको धक्का दे देते हैं। तो इसी वजह से वो उनको ले जाना मैंने वहाँ भी बंद कर दिया। तो एक मुद्दत हो गई बच्चों को अपने अब्बू को देखे हुए। हम लोगों का सबका ही हाल एक जैसा है, जितनी भी फैमिलीज़ हैं हम लोगों की। हम लोग कोर्ट में मिलते हैं तो मतलब अब जिस दिन ये कॉन्स्पिरेसी वाला केस की डेट होती है, उस दिन हम लोगों को अपने लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर्स जो जेल के अंदर है, उन लोगों से मिलने की तो ख्वाहिश होती ही होती है। साथ में उन सब से भी मिलने की ख्वाहिश होती है कि जो लोग वहाँ पे आएंगे। तो किसी के भी हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई अपने बेटे के लिए परेशान है, मैं अपने शौहर के लिए परेशान हूँ, उनके लिए कोर्ट जाना, जेल जाना। तो हम लोगों की लाइफ एकदम सरकार ने बिल्कुल ही उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से कि डिस्ट्रॉय कर दी है। जो वो सोच रहे हैं, उन लोगों ने वो लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि इस केस को हम लोग ट्रायल में ना लाएं। लंबी लंबी डेट्स दी जाती हैं, जज नहीं बैठते। पुलिस जो कानूनी कार्रवाई वो लोग हम पर कर रहे हैं ना, असल में पुलिस के ऊपर ही वो कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस, ये पूरा षड्यंत्र जो रचा हुआ है, सारा का सारा पुलिस ने रचा हुआ है। झूठे केस लगाना, खालिद को और बाकी लोगों को बिना मतलब के केसों में अरेस्ट करना, सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये कि उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उन लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतनी सारी महिलाएं प्रोटेस्ट कैसे कर सकती है, ख़ासतौर से मुस्लिम महिलाएं, जिन लोगों की इमेज सब लोगों ने ये बना रखी थी कि ये लोग घरों में रहने वाली हैं, दब के रहने वाली हैं, ये लोग बोलना नहीं जानती, इन लोगों को किसी काम में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। उस इमेज को ये लोग, जब हम लोगों ने, मेरी जैसी और महिलाओं ने तोड़ा, तो सरकार हिल गई। सरकार को लगा कि शायद ये बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी है और कोई इन लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके बहुत सारे हथकंडे भी आजमाए थे इन लोगों ने उस प्रोटेस्ट को जानने के लिए, तोड़ने के लिए। जब इन लोगों से वो कुछ भी नहीं हुआ, तब आया कोरोना ने जो बची खुची कसर थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी।
कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है वो पुलिस ने उठाया है, क्योंकि उस टाइम पे ना आप लोग ना हम जैसे लोग कहीं निकल पा रहे थे। साइलेंटली उस टाइम पे सब लोगों को अरेस्ट करने का, झूठे केस लगाने का जो असली काम करा था वो उस टाइम पे करा गया। एक थाने से दूसरे थाने ले जाना, उनको मेंटली हैरेस करना, उनके परिवार वालों को मेंटली हैरेस करना। कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में थे, ठीक है, एक दूसरे का साथ की ज़रूरत थी, फ़ोन कॉल्स की ज़रूरत थी, बातें करने की ज़रूरत थी। उस टाइम पे हम लोगों के घरों के बाहर आस पड़ोस में, मोहल्ले में पुलिस आकर पूछताछ करती थी। इंडिया की टॉप एजेंसीज जब आपके पीछे पड़ जाती है ना, तो आप डर के मारे आपके खुद के रिश्तेदार, खुद के सगे रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ देते हैं। वो चीज़ हमने झेली है। अगर मैं एक एक स्टोरी बताने लग जाऊँ, एक एक डे बाय डे की या महीने बाय महीने की या साल की, अब तो 3 साल हो गए ना, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो कि आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हम हैं कहाँ। मेरे बच्चों के सवाल, आप अब्बू कब आएंगे, हर रोज़, हर ईद पर, हर उनके बर्थडे पे, अपने अब्बू के बर्थडे पे, एक एक ईद पे, एक एक त्यौहार पे। 15 अगस्त पे अभी सब लोग, वो हमारे मोदी जी ने बोला था कि, प्रधानमंत्री जी ने बोला था झंडा फहराइए। ऐसी ऐसी जगहों पे प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद में ये साबित करा गया, जहाँ पर कभी झंडे नहीं फहराए जाते थे, कि हम देशभक्त हैं। आरएसएस के मुख्यालय पे इतनी सारी जगहों पे झंडे फहरा के ये साबित करा गया कि हम देशभक्त हैं। और हमारे घरों के जैसों का क्या हाल, जहाँ पे हर साल ही झंडे फहराए जाते हैं, पैदा होने से लेके आज तक फहरा रहे हैं। मेरी इतनी सी बच्ची जिसके अब्बू को इस सरकार ने यूएपीए एक्ट लगा के देशद्रोही साबित करके, उनके हिसाब से तो वो लोग साबित कर ही चुके हैं। मीडिया में जिस तरीके का मीडिया ट्रायल करा गया है उन लोगों का, सबका उनकी तरफ से उन्होंने कर दिया। बाकी तो अब हमें साबित करना है कि हम क्या हैं। मेरे बच्चे हर 15 अगस्त पे सेम चीज़ें करते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। उनके लिए 15 अगस्त ईद की तरह मनाते हैं वो लोग। तो हम लोग अब हमारे घरों के फ़ोटोज़ कैमरे में क्यों नहीं, मतलब वीडियोस क्यों नहीं वायरल कर रहे? क्यों एक जहाँ 75 साल से 70-75 साल से झंडा नहीं फहराया गया था, उस दिन 15 अगस्त में झंडा फहरा दिया, वो सब वायरल हो गया। हमारा भी तो वायरल करके बताओ कि भैया इस घर के आदमी के ऊपर यूएपीए लगाए हुए, फिर भी यहाँ पे तिरंगा फहराया हुआ है, ये असली देशभक्त है। ऐसे करके भी तो वायरल करा जा सकता है ना। क्यों हमें ही बार बार साबित करना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं? ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को चाहिए देशभक्ति साबित करवाने के लिए, और हम क्यों करें देशभक्ति साबित? अगर हमें करनी है तो और लोग भी करो पहले। अगर हमारा नाम उस देशभक्ति की लिस्ट में नहीं है तो मेरे हिसाब से किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर अभी कुछ साल पहले तक मैं इस बेंच के उस तरफ बैठती थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी इस जगह पर आके खड़ा होना पड़ेगा और मेरे शौहर की फ़ोटो यहाँ पर होगी। जब मैं आती थी इस तरीके से 4 या 5 फ़ोटोज़ होते थे कि अब यहाँ ये अरेस्ट कर लिया, वहाँ ये अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ इतने सारे फ़ोटोज़ हैं और एक एक करके, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप में से किस किस के और आगे लगेंगे। हो सकता है कल को मेरा भी लग जाए, आपका लग जाए, किसी और का लग जाए। ये किस किस को कैद करोगे ना, यही है। और ये चंद ही लोग रह गए हैं। कुछ लोगों को इन्होंने डरा के बिठा दिया है और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया है। तो प्लीज़ जो जेल में गए हैं वो डरे नहीं हैं। इनका ये आखिरी हथकंडा था, जेल में डालो, यूएपीए लगाओ, सालों तक जेल में सड़ाओ। इसके अलावा इनके पास कुछ और नहीं है। मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से खालिद के ऊपर से, उमर के ऊपर से अभी एक केस डिस्चार्ज हुआ है, इसी तरीके से यूएपीए के लिए भी ना अपने मुंह की खाएंगे और इंशाल्लाह बाइज्जत रिहा होकर फ़ख्र के साथ सब बाहर आएंगे और एक इनकलाबी ताकत के साथ, मजबूती के साथ बाहर आएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारा इसी तरीके से साथ देते रहिए जिस तरीके से आज हम खड़े हुए। मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ, चाहे मैं कोर्ट में खड़ी हूँ, मुझे पता है कि फ़ाइट हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है क्योंकि उस वक्त में कोई साथ नहीं होता। पर मुझे ये पता है कि जब मुझे आवाज़ देनी है तो मेरे साथ सभी लोग खड़े होंगे। शुक्रिया।
आपने बात रखा और बहुत ही मार्मिक बातें इन्होंने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि भाई पापा कब आएंगे, और ये बिल्कुल एक तरीके का मतलब उस लेवल का भी क्रुएल्टी आज हमारे सामने में हो रहा है। और इन्होंने सही बताया कि ये जो फोटोज़ देख रहे हैं इसका संख्या बढ़ते जा रहा है और किसी के ऊपर भी ये आ सकता है। मतलब कोई नो होल्ड्स बार्ड जिसको बोलते हैं, इस टाइप का है। आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि ये एनआरसी सीए को लेके जो पूरा चला था, और उसी में जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये बताया जाता है कि ये तो अपना हक अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ सकती, इनको तो घर में बस बिठा के रखा जाता है। और वो एनआरसी सीए को लेके इतना बड़ा प्रोटेस्ट मुस्लिम महिलाओं ने देश में किया, दादी नानी लोग भी उतर गए, तो इसको लेके भी इनको बिल्कुल ये बात हजम नहीं हो रहा था। तो आज ही मैं एक पढ़ रहा था कि अभी तक उसको एनफोर्स क्यों नहीं किया, एनआरसी वो नेशनल रजिस्टर का जो करना था उनको या सीए को, तो अभी तक उसको अंजाम क्यों नहीं दिया, वाई इजंट इट येट इनफोर्स। अभी भी वो अभी बीच में सरकार के लोग बोल रहे थे कि अमित शाह सब बोल रहे थे कि उसको करेंगे, लेकिन एक ये बोल रहे हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट में कि उसको फिर इन्होंने अभी टेम्पोररीली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एनआरसी रजिस्टर वाला, और उसके लिए सेंसस भी कराना पड़ेगा, और वो सेंसस भी नहीं करा रहे हैं। तो उसमें ये दिया है कि अभी G20 का समिट होने वाला है 7 सितंबर तक, तो हर जगह अभी मोदी जी G20 का वो दिखाना चाह रहे हैं कि ब्राज़ील में कैसे डेमोक्रेसी को लेके वहाँ कुछ हनन हो रहा है डेमोक्रेसी, तो उसको लेके ये ट्वीट करते हैं यहाँ कि ब्राज़ील में डेमोक्रेसी खतरा में है, तो इनको नींद नहीं आ रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं। यानी कि ये कैसे एक ग्लोबल एक प्रेस के सामने में, ग्लोबल लिबरल मीडिया के सामने में एक ऐसा छवि बनाना चाहता है कि देखो हम तो अभी भी डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं। तो ये जो दोगलापन है मोदी जी का, और जिस ढंग से इन्होंने अमित शाह और मोदी में जिस ढंग का एक डिवीज़न ऑफ लेबर करके रखा है कि तुम सब इधर सबको बंद करते जाओ और मैं एक ग्लोबल स्टेट्समैन जैसा, ग्लोबल एक डेमोक्रेसी का एक बड़ा फिगर जैसा बन के अभी ये G20 को यहाँ ला रहे हैं। तो ये जो इनका जो इस ढंग से रिप्रेशन तो कर ही रहे, रिप्रेशन भी इस ढंग से एकदम चालाकीपूर्ण ढंग से ये लोग जो कर रहे हैं, इससे भी आपको अभी का जो सत्ता के जो लोग हैं कैसे ये जो हिपोक्रेसी जिसको बोलते हैं ना, तो ये हिपोक्रेसी में चल रहा है। तो हो सकता है कि G20 के सामने में एक आध लोगों को फिर बेल भी दे दे, ये भी हो सकता है। देखिए, आई वोंट रूल दैट आउट। फिर वो अपना असली रूप फिर दिखाएंगे। और ये भी है कि 2024 का कंसोलिडेट करना है, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन तो करना है, लेकिन G20 हो रहा है इसलिए ग्लोबल प्रेस में उस ढंग का नेगेटिव कवरेज नहीं जाना चाहिए, उसको भी ध्यान है इनको। तो ये कई लेवल पे खेलते हैं ये। तो हम लोगों को, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जैसे हम लोग भी इस ढंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग का भी जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, हम लोग को भी इस टाइप का जो चीज़ जो कर रहा है उसको समझ के अपना, हमें भी अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहिए। सिर्फ आपको ये बोल के नहीं होगा कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया, ये कैसे हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमें भी कैसे इसको आगे बढ़ाना है। और हम लोगों ने पहले का भी प्रोग्राम में ये बात रखा था कि जो देश में जन आंदोलन सब जो हो रहा है उसके साथ भी हमें जुड़ना है। यानी कि जो लॉयर के साथ मिलके जो लीगल स्ट्रगल जो हम लोग कर रहे हैं, जो अभी यहाँ मैडम ने जो बताई अभी बात कि जो कोर्ट में जब उनको लाया जाता है तो वहाँ हियरिंग होता है, तो वहाँ जाते हैं, बच्चे भी आना चाहते हैं। तो एक तो हियरिंग वगैरह जो होता है, जो लीगल स्ट्रगल है, जो लॉयर आपको बोलता है कि इस ढंग से आपको करना है, बेल के लिए इस ढंग का एप्लीकेशन करना है, आप फलना लॉयर को रखिए, कपिल सिब्बल को रखिए, बड़े बड़े लॉयर को आप हायर कीजिए, या वो प्रो बोनो भी लड़ना चाहते हैं, प्रशांत भूषण जैसे बड़े लॉयर्स हैं, बाकी बड़े बड़े लॉयर्स हैं। एक तो लीगल स्ट्रगल है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जो जन आंदोलन जो हो रहा है उसके साथ भी हमें रहना है कि चूँकि इन सब लोगों को इसलिए भी अरेस्ट किया गया बहुत सारे केसेस में, चूँकि ये जन आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे।
और ये जन आंदोलन का डर है इनको।